हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो अब इस केस में हम दो ब्लॉक्स को फिर से ले रहे हैं और एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं इस सिस्टम में। देखिए, अगर आपके पास है एक ब्लॉक जिसकी मास है m1 और दूसरा ब्लॉक जिसकी मास है m2 और दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है ना। और मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल एक फोर्स हमने अप्लाई किया है F, ठीक है। ये फोर्स हमने अप्लाई किया है। तो नॉर्मली अगर इस तरह से दिया है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है फाइंड, आप इसको नोट कर सकते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन इफ ऑल सरफेसेस आर assumed to be smooth, सारी सरफेसेस हम कंसिडर करेंगे स्मूथ है। और आपने क्या करना है, आपने एक्सेलरेशन निकालनी है। अब सरफेसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं देख लीजिए। ये जो सरफेस है इसके ऊपर ये जो m1 है, तो m1 की नीचे वाली सरफेस, और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पर हमने ब्लॉक को रखा है, मान लीजिए ये टेबल है, तो टेबल की सरफेस और इस ब्लॉक की नीचे वाली सरफेस, फिर इसी ब्लॉक की ऊपर वाली सरफेस और दूसरे ब्लॉक की नीचे वाली सरफेस, ये कांटेक्ट में है एक दूसरे के। हमने ज्यूम करना है कि ये सारी सरफेसेस स्मूथ है और हमें बताना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अब हम में से क्या लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर वो एक गलती कर लेते हैं। क्या वो कहते हैं कि भाई एक्सेलरेशन होगा, ये भी वन सिस्टम है, ये एक सिस्टम होगा, और वो करते हैं कि एफ नेट यानी टोटल फोर्स, नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास इज m1 प्लस m2। अब वो कहते हैं एफ तो दिया है, m1 दिया है, m2 दिया है, हम यहाँ पर लगाएंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्योंकि ये वन सिस्टम, उन्होंने सिंगल सिस्टम की तरह इसको कंसिडर किया, और वो कहते हैं कि भाई ये सिंगल सिस्टम, वो समझते हैं ये सिंगल सिस्टम है, इसका एक्सेलरेशन ये होगा। यहाँ वो बड़ी गलती कर रहे हैं, ये इस तरह से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो टर्म यहाँ पर ये जो लिखा गया है कि एज्यूम करना है दैट ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, सारी सरफेसेस स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या है कि जब आपने ये फोर्स अप्लाई किया तो किसके ऊपर अप्लाई किया? ये आपने m1 के ऊपर अप्लाई किया। अब m2 कहाँ है? वो m1 के ऊपर है। अब दो जो अगर इनके दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ बंद भी नहीं है उस तरह से। अगर आप नीचे वाली बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो दूसरी वाली बॉडी है ये स्लिप होके जाएगी और ये वहां पर, ये यहाँ पर गिरेगी, और ये नीचे वाली बॉडी जो है ये आगे चलेगी। लग ये दूसरी बॉडी तभी आगे इसके साथ बढ़ सकती है जब ये इसके साथ बंद हो, कम से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ इसके साथ हेल्ड अप हुई हो। यानी इफ इट इज हेल्ड विद दिस, इफ m2 इज हेल्ड विद m1 एंड मे बी दैट देयर इज एनफ और एडिकेट फ्रिक्शन, काफी सफिशिएंट फ्रिक्शन है बिटवीन द टू, तब आप m1 पर फोर्स अप्लाई करेंगे, दोनों ब्लॉक्स आगे चले जाएंगे, इनकी एक ही एक्सेलरेशन होगी। लेकिन जब इनके दरमियान जो कांटेक्ट वाली सरफेसेस है स्मूथ है, ठीक है ना, तो आपने नीचे वाले पर फोर्स अप्लाई किया, वो तो आगे गई, लेकिन वो दूसरी जो है m2 वो वहीं पर गिरेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। कैरम खेलते हुए आपने देखा है, जब हम एक पॉइंट, कैरम के एक पॉइंट के ऊपर, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रख लेते हैं या 3 कॉइन्स रख लेते हैं एक दूसरे के ऊपर, जब हम स्ट्राइकर से बहुत तेजी से मार लेते हैं नीचे वाले कॉइन को, नीचे वाला कॉइन खिसक जाता है, निकल जाता है, और जो बाकी के दो हैं वो वहीं पर रह जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि उनके दरमियान फ्रिक्शन नहीं था, वो एक दूसरे के साथ बंद नहीं थे। अगर बंद होते तो फिर जब आप एक पर फोर्स अप्लाई करते नीचे वाले पर, तो उसके ऊपर जो भी कॉइन होती वो भी उसके साथ मूव करती। लेकिन जब उनकी सरफेस स्मूथ थी, आपने नीचे वाले कॉइन पर फोर्स एक्सर्ट किया तो ऊपर वाला कॉइन जो है वो उसके साथ मूव नहीं हो गया, बल्कि वो वहीं पर गिर गया। तो लिहाजा इसको हमें दूसरे तरीके से देखना होगा। अब क्या हमें m1 के ऊपर जो फ्री बॉडी डायग्राम है, जो उसका FBD है, वो अलग बनेगा, और जो m2 है उसके लिए अलग बनेगा। लिहाजा एक्सेलरेशन भी इनकी अलग अलग होगी। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये जब यहां पर लिखा होगा कि ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, तब आप इसको सिंगल सिस्टम नहीं मान सकते। लिहाजा जब ये सिंगल सिस्टम नहीं है तो इसकी एक्सेलरेशन भी एक जैसी नहीं होगी। तो मान लीजिए m1 में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो a1 है, और m2 में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो a2 है, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले m1 के लिए
FBD डाल देंगे, यानी फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखें तो ये मान लीजिए M1 और इसके ऊपर ये M2। अब M1 जो है वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स इस पर होगा M1G यानी वेट, ठीक है ना, और इस वेट का नॉर्मल रिएक्शन होगा N इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन इन दो फोर्सेस की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली मोशन नहीं होगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है दैट इज दिस F, ठीक है। तो यहां पर सिंपली F किसके बराबर आएगा, फोर्स ऑन यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन M1 वो आएगा इस तरह से, फोर्स ऑन M1 इज इक्वल टू इट्स मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन। तो मैं इसकी एक्सेलरेशन A1 रखता हूं, ठीक है। अब इस पर जो फोर्स है दैट इज F, मास इज M1, एक्सेलरेशन इज A1, देयरफॉर A1 इज इक्वल टू F डिवाइड बाय M1। अब अगर आप F जानते हैं और अगर आप इसकी मास M1 जानते हैं तो आपको यहां से सीधे ही इसका एक्सेलरेशन मिलेगा। अब दूसरी बात है, ये जो ब्लॉक है, ये जो दूसरी बॉडी इसके ऊपर है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो जरा बताइए, इसका जो फोर्स होगा वो इस पर होगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन इधर वो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी वजह से इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो क्या इस इस M2 पर कोई फोर्स है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन? नहीं है। ये जो F अप्लाई किया है किस पर किया, M1 पर, वो आगे निकल गया, M2 उधर ही गिरा। तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स ऑन M2 किसके बराबर होगा, इसका मास इंटू इसकी एक्सेलरेशन। लेकिन फोर्स ऑन M2 इज 0 इज इक्वल टू M2 इंटू A2। therefore mass cannot be 0, mass is not equal to 0, M2 is not 0, therefore इसका एक्सेलरेशन जो है इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आप समझ गए। तो हमें ये नहीं करना है कि भाई इसका एक्सेलरेशन जो है दैट इज टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। इस केस में ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेसेस कहा गया है दैट द सरफेसेस आर स्मूथ, लिहाजा आप यहां से नहीं निकाल सकते इस तरह से एक्सेलरेशन के F डिवाइड बाय M1 प्लस M2 करें और एक्सेलरेशन निकल गया। ये आपको ध्यान में रखना है कि कहीं स्मूथ सरफेसेस तो नहीं है। हाँ, अगर ये स्मूथ सरफेसेस ना हो और ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ बंद हो, चाहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ही वजह से ही बंद हो, तो अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे M1 पर, M2 भी उसी के साथ मूव करेगा, एक ही एक्सेलरेशन दोनों में प्रोड्यूस होगा। आई बात समझ में? और उस वक्त एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ होगा यही F डिवाइड बाई M1 प्लस M2, यानी उस वक्त ये सिंगल सिस्टम की तरफ बिहेव करेगा। लेकिन स्मूथ सरफेसेस के लिए ये सिंगल सिस्टम की तरफ बिहेव नहीं करेंगी ये बॉडीज, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं और एक चीज हम देखते हैं। देखें, इसी केस में एक कई बुक्स में एक एग्जाम्पल कही गई है, वो मैं यहां पर कर लेता हूं। ऐसी वर्मा में भी ये एग्जाम्पल कही गई है, बताई गई है। क्या कहा गया है कि हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ये इस तरह से है, ये एक ब्लॉक है, इसके साथ ये एक और ब्लॉक है, ठीक है भाई। और ये दोनों ब्लॉक्स एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। दोनों ब्लॉक्स के दरमियान एक स्ट्रिंग, एक थ्रेड, एक धागा रखा गया है, ठीक है। धागे से ये बंधे हुए हैं और यहां से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पर F। इस ब्लॉक का मास है M1, इसका मास है M2, और हमें बताना है क्या, हमें यहां पर एक्सेलरेशन निकालना है। अब सही बात यह है कि देखिए, ये तो एक ही सरफेस पर दो बॉडीज हैं, आपने यहां से पुल किया, ये इसके साथ ये बंधा हुआ है, इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो जो एक्सेलरेशन M2 में प्रोड्यूस होगा वो M1 में प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहां मसला है कि यहां पर हमें और एक चीज ढूंढनी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। वो देखिए, जब भी आप टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसका क्या मतलब होता है, देखिए, एक आप मान लीजिए, एक आप इसको टेंशन को समझने के लिए, अगर यहां पर आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है और इस सपोर्ट पर हमने एक धागा बांध लिया है, धागे के साथ हमने इस मास को जोड़ दिया है। अब हुआ क्या, ये स्ट्रिंग पहले ढीला डाला सा था और आपने एक मास इसमें जोड़ दिया,
तो मास पुल करेगी स्ट्रिंग को किसमें, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो मास है इसका जो वेट है वो पुल करेगा किस डायरेक्शन में, नीचे वाली डायरेक्शन में, m इंटू जी। तो क्या ये मास नीचे जा रहा है, नहीं, इसको किसने बांध के रखा है, इस स्ट्रिंग ने। तो इस स्ट्रिंग में कोई फोर्स होगा, फिर जिस फोर्स की वजह से, जो फोर्स इस डाउनवर्ड वेट को बैलेंस कर रहा है, और वो होना चाहिए इस डायरेक्शन में, ताकि वो इसको नीचे जाने ना दे। और इस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहां हम कह सकते हैं द वेट ऑफ दिस ब्लॉक एक्ट्स डाउनवर्ड्स, दैट इज mg, बट स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना, और उस टेंशन की डायरेक्शन हमें ऊपर की तरफ लेनी है। तो हम कहेंगे कि T, यहां पर T इज इक्वल टू mg। इस वेट को बैलेंस किया किसने, टेंशन इन द स्ट्रिंग ने, ठीक है। हमेशा याद रहे जब आपको किसी स्ट्रिंग में टेंशन निकालना हो, इट इज ऑलवेज, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मास। आई बात समझ में, मतलब यह हुआ कि अगर यह मास है और ये स्ट्रिंग है, अगर मास यहां से बंधी हुई है और अगर इस मास की वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन है, तो उस टेंशन की डायरेक्शन इस तरह होगी, अवे फ्रॉम द मास। अगर ये मास है और स्ट्रिंग इस तरह से बंधा हुआ है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, अवे फ्रॉम द मास। किसी भी सूरत में टेंशन जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम द मास होता है, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर अगर हम देख लें, हमारे पास ये m1 एंड m2 है, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं वर्टिकल फोर्सेस जो इस पर होंगे। इस पर जो वर्टिकल फोर्स होगा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g, मास इनटू ग्रेविटी जो इसका है। अब इसका मास है m1, तो वो m1g होगा, और इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट इज n। ये फ्री बॉडी डायग्राम इसकी FBD जो इसका है वो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये वेट और नॉर्मल रिएक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या इन दो फोर्सेस की वजह से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन हो रही है, ये तो इस तरह से सिस्टम जा रहा है, क्या ये फोर्सेस को इस तरह से ले जा सकते हैं, नहीं। तो इन दो फोर्सेस का कोई रोल नहीं बनता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली मोशन में। तो लिहाजा अगर हम m1 पर देखें क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये बॉडी m1 है, यानी वो फोर्सेस जो इस पर एक्ट कर रहे हैं। m1 पर एक फोर्स तो नीचे की तरफ है m1g, जिसकी वजह से कोई हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं हो रही। एक फोर्स ऊपर की तरफ है n, जो इस वेट को, वेट का नॉर्मल रिएक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में, इससे भी कोई मदद नहीं मिल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले मोशन पर, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है, देखिए जब आप इसको खींच रहे हैं, भाई किसको खींच रहे हैं, जब आप, शाबाश, हाँ, जब आप m1 को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल m1 पर जो टेंशन होगा वो टेंशन m1 पर अवे फ्रॉम द मास, तो इस डायरेक्शन में होगा, ये, तो ये दिस इज T, ठीक है। तो अगर ये m1 चलने लगता है, वो जब आप यहां से फोर्स अप्लाई किया, आपने m2 को खींचा, स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो गया, तो इस m1 के लिए अगर हम देखें मास यहां है, तो टेंशन कहां होगा m1 के लिए, अवे फ्रॉम द मास, तो इस तरफ होगा। यही टेंशन इसके लिए फोर्स बनता है जो इसको आगे बढ़ाता है। तो द ओनली फोर्स दैट एक्ट्स ऑन m1, ये पॉइंट हमने डॉट डाल दिया m1, इस पर एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन दोनों ने कोई काम नहीं किया इसको आगे बढ़ाने में, लेकिन टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज इन दिस डायरेक्शन, यही फोर्स माना जाएगा m1 पर। तो m1 में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो इस T की वजह से होती है। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स इज T ऑन m1, नेट फोर्स इज T एंड दिस T इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो दोनों में एक ही होगा ना, क्योंकि एक सिस्टम है, ठीक है। ये नहीं कि एक तेज चलेगा, दूसरा जब आप यहां से खींचेंगे एक में ज्यादा एक्सेलरेशन होगी दूसरे में कम, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो T इज इक्वल टू m1 इंटू ए। तो हम ये इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर लेते हैं। अब हम m2 पर फोर्सेस देखते हैं। बताइए m2 पर आपने एक तो फोर्स अप्लाई किया है ये F, दूसरा स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है m2 के लिए वो इस तरफ है, अवे फ्रॉम द मास। अब मैं यहां एरो मिटाकर m2 के लिए इस तरह से दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि m2 के लिए जब टेंशन देखा जाएगा स्ट्रिंग में वो भी अवे फ्रॉम द मास, मास कौन है इस वक्त m2, और अवे फ्रॉम द मास क्या हो गया इस तरफ। तो लिहाजा m2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स है F
वापसी की डायरेक्शन में फोर्स है T, टेंशन इन द स्ट्रिंग, नेट फोर्स हो गया M2 पर F माइनस टी, और अब ये F माइनस टी जो है यही होगा मास इनटू एक्सेलरेशन M2 के लिए। तो M2 के लिए नेट फोर्स ये है, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, आपको ये T और T कैंसिल में होता हुआ मिलेगा, आपको मिलेगा F इज इक्वल टू M1A प्लस शाबाश M2A, तो लिहाजा F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू A, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब आप कहेंगे भाई इतना क्यों करना था, हमें पता है कि दोनों की मास है M1 और M2, तो फोर्स है इस पर F, तो हम एक्सेलरेशन तो निकाल ही सकते हैं F डिवाइड बाई M1 प्लस M2, तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत क्या थी। फिर से मैं कहूँगा अगर टेंशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप, इन इक्वेशंस को आपने ज़रूर निकालना होगा। फिर देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, उस एक्सेलरेशन को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मास ऑफ दिस M1 आपका वैल्यू पता है तो आपको T मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इन टेंशन्स और वाले केसेस को और ब्लॉक्स वाले केसेस को कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा जो इसका प्राइमरी स्टेप है इसमें करने का, फिर बहुत सारी न्यूमेरिकल्स आ सकती हैं, लेकिन अब ये बेसिक्स आपने सीख लिए है, आप जितनी भी न्यूमेरिकल्स चाहो वो कर सकते हो। एंट्रेंस में आपको टेंशन पर या ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के पीछे ब्लॉक, इस तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी